हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर का डिस्कशन शुरू किया था, ख़त्म नहीं किया था। तो आज हम कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के। आज वाले कैरेक्टरिस्टिक थोड़े डिफरेंट हैं, थोड़े ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी 3 फिजिकल स्टेट्स। और यहाँ तो चलो हम कैरेक्टर्स लिख लेंगे, whatever the characters which we have to discuss for solid, liquid and gas. So this column is for solid. याद है ना आपको, solid physical state in which all the atoms, molecules or particles are very tightly packed, okay, are very closely packed, बहुत पास में होते हैं solid के अंदर. And now the next column is for liquids. Example तो I hope आपको याद हो गए होंगे, water, oil, they all are the examples of liquid. And this last column is for gases. Gases के example याद है ना, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और बहुत सारी और भी गैसेस। इज इट ओके? तो आज हमको क्या डिस्कशन करना है? लास्ट क्लास में हमने बेसिक स्ट्रक्चरल पॉइंट जाने थे, स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज हम कुछ और जानेंगे। चलिए तो जानने की कोशिश करते हैं, हम और पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। 5 पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, 6th पॉइंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जो 6th पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट देयर रिजिडिटी। बहुत ध्यान से सुनना, ये रिजिडिटी क्या होता है। रिजिडिटी और फ्लूइडिटी एक साथ हम डिस्कस करेंगे। रिजिडिटी का मतलब तो समझ में आए पहले, फिर हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो देखो, रिजिडिटी की डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? रिजिडिटी को हम यहाँ से पहले तो हटा देते हैं, फ्लूइडिटी को, सिर्फ रिजिडिटी को समझते हैं, फिर फ्लूइडिटी भी लिखते हैं। रिजिडिटी का मतलब होता है टेंडेंसी। किस बात की टेंडेंसी? टेंडेंसी टू मेंटेन, टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी की अपने शेप को मेंटेन करने की टेंडेंसी। इज इट ओके? जैसे फिर से देखो, मैं आपको यही एग्जांपल देती हूँ। जैसे ये मार्कर है और शेप इसका ऑलमोस्ट कैसा है? सिलेंड्रिकल। तो क्या ये अपने शेप को मेंटेन रखता है? बिल्कुल। या मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो स्फेरिकल हो जाएगा, या थोड़ा सा ऐसे और जोर से मार दिया तो क्यूबॉइडल शेप हो जाएगा। क्या ऐसा होगा? नहीं। इज इट ओके? बस अपने इसी शेप को मेंटेन रखने की जो टेंडेंसी होती है, फोर्स लगाने के बाद भी ये अपने शेप को मेंटेन रखते हैं, इसी टेंडेंसी को हम क्या बोला करते हैं? रिजिडिटी। आ गई बात समझ में? तो क्या मार्कर में अपने सिलेंड्रिकल शेप को मेंटेन रखने की टेंडेंसी है? बिल्कुल है। इज इट ओके? अच्छा, फोर्स लगा दे तो भी मेंटेन करेगा? यस। जोर से फोर्स लगा दें तो भी मेंटेन रखेगा? बिल्कुल। और हम बहुत ही जोर से लगा दें, कोई बढ़िया से चाकू वाकू ले आए या फिर हैमर ले आए और जोर जोर से मारने लग जाएं, तो क्या ये अपना शेप बदलेगा? बिल्कुल। तो ये बदल लेगा। आई बात समझ में? पर फिर भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक फोर्स सहन करने के बाद में भी ये अपने सिलेंड्रिकल शेप को क्या रखता है? मेंटेन रखता है। इज इट ओके? और इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? रिजिडिटी बोलते हैं। इज इट ओके? तो चलिए, और रिजिडिटी के साथ में ही, अलग से नहीं, रिजिडिटी के साथ में ही हमको ये नेक्स्ट भी डिसाइड करना है, इसको भी डिस्कस करना है, फ्लूइडिटी को भी। क्या फ्लूइडिटी का मतलब समझते हैं? समझ लीजिए। यहाँ पर फ्लूइडिटी का मतलब होता है कैपेसिटी टू फ्लो, फ्लो करने की कैपेसिटी, बहने की कैपेसिटी, एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करके जाने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी बोलते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए सॉलिड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि क्या सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है? आर द सॉलिड्स रिजिड इन शेप? बिल्कुल, दे आर रिजिड। तो सॉलिड के अंदर रिजिडिटी होती है क्या? बिल्कुल होती है। चलो जरा अपने मन में ही इमेजिन करके कंपेयर भी कर लो सॉलिड्स की रिजिडिटी को लिक्विड्स और गैसेस के साथ में। कैसी होती है रिजिडिटी लिक्विड्स और गैसेस के कंपैरेटिवली? बहुत ज़्यादा।
इज इट ओके? तो क्या लिखें हम सॉलिड्स की रिजिडिटी के लिए? वी हैव टू राइट डाउन दैट दिस रिजिडिटी इज मैक्सिमम इन सॉलिड। किस में मैक्सिमम होती है रिजिडिटी? मैक्सिमम सॉलिड में होती है। ओके, चलिए अब बात करते हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स में भी होती है क्या रिजिडिटी? अपने शेप को मेंटेन करने की नेग्लिजिबल सी रिजिडिटी होती है। देखो सॉलिड की, मतलब आपने ग्लास वाटर को टब में डाला और बस डाला और डालते ही शेप चेंज। तो क्या लिक्विड्स अपने शेप को मेंटेन रख पाते हैं? नहीं रख पाते। अच्छा, मैंने ग्लास भर के पानी अगर नीचे गिरा दिया तो क्या रिजिडिटी जैसा कोई वर्ड होगा? नहीं। इट स्टार्ट फ्लोइंग, जितना फ्लो कर सकता है उतना फ्लो करना शुरू कर देगा। मतलब रिजिडिटी इज द वर्ड विच इज नॉट एट ऑल मेड फॉर द लिक्विड्स। रिजिडिटी वर्ड लिक्विड्स के लिए बना ही नहीं है। तो हम क्या लिखें फिर लिक्विड्स के लिए? हम लिखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड शोज फ्लूइडिटी नॉट रिजिडिटी। ये क्या शो करते हैं? फ्लूइडिटी शो करते हैं, एज दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। तो चलो लिख भी देते हैं, एज दे कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली। इज इट ओके? अनदर प्लेस इजीली। अच्छा सुनिए ध्यान से, अब फ्लूइडिटी सबके अंदर अलग अलग होती है। जैसे बात हम करें वाटर की तो फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। वही बात अगर हम करें हनी की, शहद की, तो क्या लगता है आपको कि शहद भी ऐसे जोर जोर से फ्लो कर सकता है क्या? कि हमने डाला और फ्लो कर गया, फटाफट से पूरे रूम में फैल गया, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। तो मतलब लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती तो है, बट इट डिपेंड्स ऑन लिक्विड टू लिक्विड, पानी में ज़्यादा और हनी में कम। आई बात समझ में? नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द टॉपिक्स रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी फॉर द गैसेस। अब हमें किसकी फ्लूइडिटी जाननी है, किसकी रिजिडिटी जाननी है? गैसेस की जाननी है। तो चलिए जानते हैं। गैसेस के लिए बोले कि रिजिड होते हैं, दे आर वेरी रिजिड इन शेप, अ वेरी हाई फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड टू चेंज देयर शेप। बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है गैस का शेप चेंज करने के लिए? नो। तो अगेन द वर्ड रिजिडिटी इज नॉट एट ऑल इवन फॉर द गैसेस। तो क्या हम फ्लूइडिटी लिख दें? गैसेस फ्लो कर सकती हैं बहुत ही आसानी से। इज इट ओके? आपने परफ्यूम की बॉटल बस खोल के रख देनी है, मॉलिक्यूल्स अपने आप दूर दूर चले जाएंगे, तो दे कैन फ्लो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो गैसेस में फ्लूइडिटी होती है क्या? होती नहीं है गैसेस में फ्लूइडिटी। गैसेस में फ्लूइडिटी मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। सॉलिड में तो होती नहीं है फ्लूइडिटी, लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है और गैसेस में फ्लूइडिटी सबसे ज़्यादा होती है। इज इट ओके? तो हमें समझ में आ गया है ये टॉपिक रिजिडिटी वाला। इज इट ओके? ये रिजिडिटी और फ्लूइडिटी इज डन। और अब हम समझने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या समझने जा रहे हैं? सुनिएगा। 7th पॉइंट हम समझने जा रहे हैं, एंड 7th पॉइंट इज कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, कंप्रेसिबिलिटी। क्या आप कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझते हैं? कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? कंप्रेसिबिलिटी का मतलब कि किसी भी चीज़ पर प्रेशर लगाकर उसके साइज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। और ऐसे मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंप्रेसिबल मटेरियल्स। क्या बोला करते हैं हम? कंप्रेसिबल मटेरियल्स। इज इट ओके? तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया ना? जैसे देखो ये मार्कर है, अगर हम इसे दोनों हाथों से प्रेस कर दें तो ये पिचक जाएगा और साइज इसका रिड्यूस हो जाएगा। कंप्रेसिबल है ये? नहीं। चलो दूसरा एग्जाम्पल, डस्टर। इसको कंप्रेस कर दें, जोर से दबा दें, तो क्या इसका साइज रिड्यूस हो जाएगा? कंप्रेसिबल है ये। प्रेशर अप्लाई करके इस डस्टर के साइज को रिड्यूस किया जा सकता है? नहीं। इज इट ओके? तो हम क्या लिखें भाई सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी वाले टॉपिक के? दैट दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। आप इनको कंप्रेस कर ही नहीं सकते।
कोई एग्जाम्पल मन में आ रहा है क्या ऐसे सॉलिड का विच कैन बी कंप्रेस्ड? इज देयर एनी एग्जाम्पल इन योर माइंड? सोचे जरा जल्दी से, ध्यान से, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो होगा सॉलिड का ज़रूर विच कैन बी कंप्रेस्ड। याद आ रहा है? चलो मैं याद दिला देती हूँ आपको। वन एग्जाम्पल इज देयर जो आप कंप्रेस कर सकते हो, एंड दिस इज स्पॉन्ज। इज इट ओके? एक्चुअली होता क्या है कि जो स्पॉन्ज होता है ना, इट हैज़ अ लॉट ऑफ होल्स, बहुत सारे होल्स होते हैं इसके अंदर। इतने सारे होल्स होते हैं कि इन होल्स में क्या फिल हो जाती है? एयर। और जैसे ही आप इसे अपने हाथ से कंप्रेस करते हो, एयर तो बाहर निकल जाती है। आ गई बात समझ में? और स्पॉन्ज यहाँ पर एयर के बिना ही खाली हो जाता है। इज इट ओके? सो यू कैन से ये जो स्पॉन्ज है ये कैसा है? कंप्रेसिबल। पर हमने तो लिख दिया कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल। तो फिर स्पॉन्ज के लिए क्या लिखें? देखो स्पॉन्ज यहाँ पर जो है ये एक एक्सेप्शन है विच डज नॉट फॉलो दिस रूल। ये क्या है? स्पॉन्ज आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब तो पता है ना, जो बाकी सबसे अलग काम करे उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो सारे सॉलिड्स तो कैसे हैं? इनकम्प्रेसिबल, विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इज इट ओके? पर ये स्पॉन्ज कैसा है? दिस इज एन एक्सेप्शन विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिसको आप कंप्रेस करके इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं। इज इट ओके? तो ये हमने पढ़ा सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। व्हाट अबाउट द लिक्विड? लिक्विड कंप्रेस कर सकते हो क्या? 500 ml आपके ग्लास में पानी भरा हुआ है, कर लेना। पानी आपके घर में है और ग्लास भी, करके देखिएगा। आपने ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है? 500 ml, और आप लगे इसे कंप्रेस करने, है ना? जो मर्जी आए जिससे कंप्रेस करो, हैमर से कंप्रेस करो, हाथ से कंप्रेस करो, दूसरे ग्लास से कंप्रेस करो, जिससे भी कंप्रेस कर सकते हो उससे कंप्रेस करो। क्या ये 500 ml कंप्रेस होकर के थोड़ा बहुत भी रिड्यूस होगा? कंप्रेस होकर के 450 ml भी हो जाएगा क्या? नहीं। इज इट ओके? तो फिर क्या लिखें हम लिक्विड्स के बारे में? लिख दे क्या कंप्रेसिबल? नहीं लिख सकते हैं हम ऐसा बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो फिर क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर भी वही लिखेंगे कि दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ये भी ऑलमोस्ट कैसे होते हैं? ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इज इट ओके? चलिए अब गैसेस के बारे में जानते हैं। देखो गैसेस, यहाँ जगह है तो मैं दोबारा से याद दिला दूँ आपको कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं ना, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। इतना स्पेस होता है देखो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, और अगर इतना स्पेस होता है तो डेफिनेटली आप इनको कंप्रेस करके पास में तो ला ही सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। इज इट ओके? तो क्या लिखें हम यहाँ लिखेंगे कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत कंप्रेसिबल होती हैं जी। आप चाहो तो अपने पूरे रूम की एयर को छोटी सी बॉटल के अंदर फिल कर सकते हो कंप्रेस कर करके। बस उस तरीके के अपैरेटस आपके पास होने चाहिए, घर में वो नहीं है, इसलिए आप इसे घर पे तो नहीं कर सकते। पर याद रखें कि गैसेस can be compressed, they are highly compressible. Compressibility is maximum in gases. क्यों? Because the molecules are very far away from each other, so they can be bring closer to each other by applying some force on them. Is it okay? चलिए, तो मैंने आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स और पढ़ा दिए हैं, देख लीजिए इनको। और भी जानना है हमको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, इसके बाद में जानेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स और पढ़ा दिए हैं, पर अभी भी हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस ख़त्म नहीं हुए हैं। तो चलिए और जानते हैं, और कौन से पॉइंट्स जानने हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। इसको तो रफ कर देते हैं, और सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। तो चलिए जानना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो हम जानने जा रहे हैं दोबारा से हमारी 3 फिजिकल स्टेट्स को, एंड दीज आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब हम क्या जानने जा रहे हैं? अब हम जानने जा रहे हैं 8th कैरेक्टरिस्टिक। देखो कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, और अब 8th कैरेक्टरिस्टिक हम जानने जा रहे हैं, एंड दिस 8th कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट देयर एनर्जी।
कौन सी एनर्जी के बारे में जानने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम इनकी काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानने जा रहे हैं। कौन सी एनर्जी के बारे में? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखो आपको 9th क्लास की फिजिक्स में फुल डिटेल में पढ़ना है, पर अभी तो समझना है हमको, तो अभी कैसे समझें? फिलहाल आप इसको बस ऐसे ही समझें। दिस काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन, एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो कि मैं अभी आपके सामने रेस्ट में प्रेजेंट हूँ, बिल्कुल रेस्ट में, विदाउट एनी मूवमेंट। इज इट ओके? तो आप ये बोल सकते हैं कि फिलहाल मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और अगर मैं धीरे धीरे चलने लग जाऊं तो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जोर से हम भागने लग जाएं तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब बहुत ही सिंपल सी बात है कि बॉडी में जितना ज़्यादा मोशन हो रहा है उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी। आप उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बॉडी में काइनेटिक एनर्जी है उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होगा? उसके पार्टिकल्स में क्या होगा? मोशन होगा। इज इट ओके? तो चलिए जानते हैं सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। देखो सॉलिड में तो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि इन सॉलिड ऑल द एटम्स, ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी टाइटली बाउंडेड विद ईच अदर। ऐसे बाउंडेड हैं। इज इट ओके? तो क्या लगता है आपको कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कैसी होती होगी? बहुत ज़्यादा। पार्टिकल्स खूब जल्दी जल्दी भागकर चले जाते हैं। हम इस रूम में बॉटल रख दें तो चलकर दूसरे रूम में पहुंच जाती है। अच्छा चलो, इस रूम में अगर हम 100 बॉटल्स रख दें तो अपने आप चल कर के दूसरे रूम में 50 बॉटल्स पहुंच जाएंगी क्या? नहीं पहुंचेंगी। एज द बॉटल्स आर सॉलिड इन फिजिकल स्टेट। और सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी को ऐसे शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है। तो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स की, सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम, बिल्कुल कम। सॉलिड्स के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? बिल्कुल कम होती है। आई बात समझ में? लगता है कि आपको कम होती है, पर हमने तो लास्ट क्लास में कुछ और ही पढ़ा था। कुछ एक आध दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऑल द पार्टिकल्स इन मैटर आर प्रेजेंट इन द पोजीशन ऑफ मोशन। तो फिर सॉलिड के पार्टिकल मोशन नहीं करते क्या? तो फिर तो गलत हो जाएगा वो मैटर का कैरेक्टरिस्टिक। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। मतलब मोशन होता है सॉलिड में? यस, सॉलिड में मोशन होता है, पर मोशन जो होता है सॉलिड में वो कैसा होता है? दिस इज वेरी स्लो, वेरी नेग्लिजिबल, कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज। इज इट ओके? तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे मोशन करते हैं? ये मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर रहते हैं और ऐसे अप एंड डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ वाइब्रेशन मोशन करते रहते हैं। कौन सा मोशन करते हैं? वाइब्रेशंस करते रहते हैं। ये अपनी ही पोजीशन पर लोकेट होकर के बिल्कुल नेग्लिजिबल, बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे, बिल्कुल जो नेकेड आइज से ऑब्जर्व भी ना किया जा सके, फील भी ना किया जा सके, ऐसा मोशन हमेशा करते रहते हैं। किसके पार्टिकल्स? सॉलिड के पार्टिकल्स। इज इट ओके? तो सॉलिड के पार्टिकल्स मोशन करते हैं। यस, मोशन इज देयर, पर कैसा मोशन होता है? बिल्कुल नेग्लिजिबल, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स की कैसी होती है? बिल्कुल मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द लिक्विड्स। ये लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं सॉलिड के कंपैरेटिवली एक दूसरे से? थोड़े दूर। इज इट ओके? दूर होते हैं, बिल्कुल दूर होते हैं। क्या फील होता है आपको लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के बारे में? हम लिख सकते हैं कि देयर काइनेटिक एनर्जी इज, द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड। किससे ज़्यादा होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी? सॉलिड के पार्टिकल से ज़्यादा होती है। और यही कारण होता है कि ये पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। क्या? यस, दे कैन मूव, दे कैन फ्लो इजीली, दे कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट मीन्स द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड कैन मूव इजीली। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है? दिस इज मोर देन सॉलिड्स, सॉलिड से
ज़्यादा होती है। आगे देखिए, नाउ वी हैव टू नो अबाउट द गैसेस। चलिए गैसेस के बारे में जानते हैं, कैसी आपको क्या फील होता है गैसेस की काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है, according to which they can move easily, they can go easily, they can go far away from each other। बहुत ही आसानी से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, मैक्सिमम, बिल्कुल सबसे ज़्यादा। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में से सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होती है, गैसेस की। ओके, तो लुक हियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कैरेक्टर। मैं लाइन खींच देते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर को डिस्कस करने से पहले। और 9th पॉइंट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। 9th पॉइंट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। इज इट ओके? क्या मतलब शायद आपको समझ में नहीं आया, मतलब क्या होता है इस डिफ्यूजन का? किसी भी चीज का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसे कि कोई सी भी चीज़ का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। मानो कि इस रूम में, जिस रूम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इस रूम में ढेर सारी ऑक्सीजन है। इज इट ओके? और जो पास वाला रूम है उसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, तो फिर क्या है? वैक्यूम, मतलब नथिंग इज, नो एयर इज देयर। तो क्या ऑक्सीजन, अगर दोनों के बीच में कोई गैप है, तो क्या ऑक्सीजन इस रूम से दूसरे रूम में जाना शुरू कर देगी? बिल्कुल कर देगी। इज इट ओके? और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। फ्लो ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब सुनो जरा ध्यान से, मैंने बोला कि इस रूम में ऑक्सीजन ज़्यादा है और पास वाले रूम में कम, और दोनों के बीच में हमने स्पेस दे रखा है ऑक्सीजन के पास होने का। और ऑक्सीजन इस रूम से दूसरे रूम में जाएगी? बिल्कुल जाएगी। इज इट ओके? अब चलो सुनो, मैंने बोला कि इस रूम में मार्कर्स बहुत सारे हैं। कितने मार्कर्स हैं? बहुत सारे, 500 मार्कर्स इस रूम में रखे हैं। और पास वाले रूम में कितने मार्कर्स हैं? 0 मार्कर, मार्कर है ही नहीं। हमने स्पेस दे दी तो क्या होगा? मार्कर लुढ़क करके दूसरे रूम में जाना शुरू कर देंगे? नहीं। इज इट ओके? तो क्या इजीली मूवमेंट हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब क्या सॉलिड्स में डिफ्यूजन होता है? नहीं होता। इज इट ओके? तो हम क्या लिखेंगे कि डिफ्यूजन इज मिनिमम इन सॉलिड। मिनिमम क्यों लिखा? नो डिफ्यूजन क्यों नहीं लिख दिया? तो नो डिफ्यूजन ना लिखने का कारण सुनो। इज इट ओके? कभी कभी हो जाता है क्या डिफ्यूजन? रेयर कंडीशन में डिफ्यूजन सॉलिड्स में भी हो जाता है। देखो सुनो, जैसे मैं आपको एक्सेप्शन बताने जा रही हूँ कि सॉलिड में डिफ्यूजन कम होता है। कम होता तो है, पर कब होता है इसका एग्जाम्पल सुनिएगा। देखो ये मार्कर से मैं आपके सामने यहाँ पर इतना सब कुछ लिख रही हूँ, मैंने ये लिखा हुआ है। ये मार्कर के पार्टिकल्स हैं जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं, और इसके पीछे बोर्ड है। ये देखो मैंने रफ कर दिया। हो गया रफ आसानी से? बिल्कुल आसानी से रफ हो गया। अब मैंने क्या करा कि ये लाइन खींची और ये जो लिखा हुआ है ये ऐसे के ऐसे ही लिखे रहने दिया। और कितने दिनों तक? बहुत दिनों तक। समर ब्रेक लग गया हमारा और 60 डेज तक ये जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही लिखे रहने देते हैं इसको। तो फिर हम जब आकर के 60 डेज के बाद में जब इसे ऐसे मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये इतना इजीली रफ नहीं होगा। मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों ज़्यादा करनी पड़ेगी? क्योंकि ये जो मार्कर की इंक के पार्टिकल्स हैं ये इतने लंबे टाइम तक आपस में साथ में रह कर के एक दूसरे के अंदर क्या हो चुके हैं? डिफ्यूज हो चुके हैं। मार्कर के पार्टिकल्स बोर्ड के अंदर डिफ्यूज हो चुके हैं। आ गई बात समझ में? मतलब क्या डिफ्यूजन सॉलिड्स में होता है? होता तो है, पर कैसा होता है? मिनिमम। मिनिमम डिफ्यूजन होता है। किस में मिनिमम डिफ्यूजन होता है? सॉलिड में। लिक्विड्स में होता है क्या डिफ्यूजन? क्या बोलते हैं आप बताएं? लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है? यस इट इज देयर। मोर देन सॉलिड लिख दें क्या? बिल्कुल। डिफ्यूजन इज
मोर देन सॉलिड। किस में मोर देन सॉलिड? लिक्विड में। जैसे मानो कि मैंने यहाँ पर 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया और इसमें डाला कोई दूसरा लिक्विड, जैसे मानो कि मैंने इंक ही डाल ली, हो जाएगी क्या इंक इसमें डिफ्यूज, पूरे वाटर में मिल जाएगी क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। इज इट ओके? चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने ये वाटर लिया और वाटर में अब डाला हमने सॉल्ट डाल लेते हैं। चलो, इज इट ओके? क्या सॉल्ट डिफ्यूज हो जाएगा? सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इज इट ओके? मतलब देखो, लिक्विड में लिक्विड भी डिफ्यूज हो सकता है, लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज हो सकता है। इज इट ओके? तो क्या डिफ्यूजन लिक्विड में पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। सॉलिड से ज़्यादा पॉसिबल है? यस, इट इज मोर पॉसिबल। इज इट ओके? नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द गैसेस। क्या गैसेस में भी डिफ्यूजन पॉसिबल है? गैसेस में तो देखो मैक्सिमम डिफ्यूजन पॉसिबल है। Is it okay? Gases can flow easily from the higher concentration to the lower। जैसे मैंने शुरुआत ही आपको ऑक्सीजन के साथ में करी थी, इस रूम में है, पास वाले रूम में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या ऑक्सीजन फ्लो करेगी? Yes, it will flow from the higher concentration to the lower concentration। This room is filled with the smell of perfume। अभी अभी स्प्रे किया है मान लीजिए, तो क्या दूसरे रूम में स्मेल जाएगी? बिल्कुल जाएगी। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम आर इन द गैशियस स्टेट एंड दे कैन मूव इजीली फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब गैसेस में ये जो डिफ्यूजन है ये कैसा होता है? मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है। इज इट ओके? आई बात समझ में? एक और टॉपिक हमको पढ़ना है, दिस इज लास्ट, तो हम पढ़ते हैं, इसको देख लीजिए तब तक आप। अच्छा चलिए, तो लास्ट जो कैरेक्टर्स हमने पढ़े थे वो रफ कर दिए हैं मैंने, एक कैरेक्टर और बाकी है, वो देखिएगा ध्यान से। ये जो लास्ट कैरेक्टर है, दिस इज अबाउट देयर डेंसिटी। डेंसिटी आपने मैथ्स में खूब पढ़ी है, फॉर्मूला भी याद होगा। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं आपको बता दूं कि इसका फॉर्मूला फिलहाल हमारे किसी काम का नहीं है, हमें तो बस ये जानना है कि डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड और गैस में किस हिसाब से होती है, किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और किसकी कम, बस इतना सही जानना है। तो सुनिए ध्यान से, ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला है ये मैंने लिख तो दिया है, पर जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि आपके किसी काम का नहीं है फिलहाल, तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। और डेंसिटी फिर हम किस हिसाब से कंपेयर करें, किस हिसाब से हम बोलें कि इसकी ज़्यादा होती है और उसकी कम? तो सुनिएगा, दिस डेंसिटी इज जस्ट अ मेजरमेंट ऑफ हैवीनेस ऑफ अ बॉडी। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? मतलब कोई सी चीज़ कितनी भारी है उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। अगर कोई चीज़ हैवी है तो आप बोलेंगे कि इट्स डेंसिटी इज़ मोर, अगर कोई सी चीज़ हल्की है तो आप बोलेंगे कि इट्स डेंसिटी इज़ लेस और मिनिमम, वॉट एवर। इज इट ओके? इट डिपेंड्स। चलिए, तो जैसे देखिए कि दोबारा से मैं डस्टर ले आई आपके सामने, ध्यान से देखिए। जैसे ये डस्टर है एंड दिस डस्टर इज मेड विथ सम सॉलिड मटेरियल, सॉलिड वुडन मटेरियल का बना हुआ डस्टर है ये। इज इट ओके? अगर इसी डस्टर को हम किसी लिक्विड से फ्रेम कर दें, इज इट ओके, तो आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा भारी होगा या लिक्विड वाला डस्टर ज़्यादा भारी होगा? अब ये मत सोचिएगा कि लिक्विड का डस्टर कैसे बनाएंगे, वो तो गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, वो सब हमको नहीं सोचना है। हमें बस इतना सोचना है कि हैवी कौन सा होगा, हैवीनेस का कंपैरिजन करना है। इज इट ओके? तो हमने जाना कि ये डस्टर वुडन का बना हुआ है, अगर इसी डस्टर को स्टोन का बना दिया जाता तो क्या होता? तो ये और भी ज़्यादा हैवी होता। बिल्कुल सही बात है। इज इट ओके? मतलब हम ये बोलेंगे कि कंपैरिजन अगर स्टोन और वुड में किया जाए तो कौन ज़्यादा हैवी हमको समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि स्टोन इज़ मोर हैवी। मतलब स्टोन की डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। किसकी डेंसिटी से ज़्यादा है? वुड की डेंसिटी से। इज इट ओके? फिलहाल हमें स्टोन और वुड में कंपैरिजन नहीं करना है, हमें कंपैरिजन सॉलिड, लिक्विड और गैस में करना है।
इज इट ओके? तो देखिए ध्यान से, हमें अब समझ में आ गया है कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, लिक्विड्स और गैस के कंपैरेटिवली मैक्सिमम। पर अगर सॉलिड में भी हम दो डिफरेंट सॉलिड्स को कंपेयर करना चाहें, जैसे देखो स्टोन एक अलग सॉलिड है और वुड एक अलग सॉलिड है, तो इसमें भी अगर डेंसिटी हम कंपेयर करना चाहें तो हमें पता लग चुका है कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है, स्टोन की। इज इट ओके? मतलब सॉलिड की डेंसिटी तो मैक्सिमम होती है, पर उसमें भी अगर सॉलिड डिफरेंट लिए जाएं देन द डेंसिटी विल ऑल्सो डिफर। Is it okay? Now the liquid's density is less than solids. Solids के comparatively liquids की density कैसी हो जाती है, कम। Is it okay? और gases की density मतलब gases comparatively कैसी होती हैं, सबसे हल्की। मतलब गैसेस की डेंसिटी आप क्या लिखेंगे, गैसेस की डेंसिटी आप लिखेंगे मिनिमम। डेंसिटी ऑफ गैसेस इज मिनिमम आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इज इट ओके? तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के विद सम एग्जाम्पल्स। आप इनको ढंग से पढ़िएगा, ढंग से समझिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर्स लिखने के लिए ये कैरेक्टर्स हमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। इज इट ओके? तो ढंग से पढ़िएगा और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो बाय एवरीवन।